हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो भाई शुरुआत करते हैं आज इस नए लेक्चर में, नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर होगा अपना, जो चैप्टर होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बेसिक से और फिर हम करेंगे आगे हम डिस्कशन। तो प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ये नाम है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का दिया हुआ नाम है। कैसे क्या हो गया, कैसे जनरेट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैसे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, इसकी एक स्टोरी है और उस स्टोरी से हम बेसिक से लेकर चलेंगे आपको। देखिए, हमें अब तक ये पता है, क्या क्या पता है हमें। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं, बेस बनाते हैं आपका। आप एक बार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मुझे एक बात बताओ, अब तक जितना हमने फिजिक्स में पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, फिर हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने बताया कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के कारण किसी करंट किसी कंडक्टिंग कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज किया जाए तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस्ड होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, जिस घटना को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया था। ये हमें पता है बेसिक। तो एक बात मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको बेसिक तो ये पता है, क्या पता है कि जब भी कोई करंट किसी वायर में फ्लो होती है, जब भी कोई करंट किसी वायर में फ्लो होती है, स्टडी करंट, अगर स्टडी करंट जो है, अगर स्टडी करंट किसी वायर में फ्लो होती है, स्टडी करंट अगर किसी वायर में फ्लो होती है, तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। दैट मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट विद स्टडी मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये हमें पता है, ठीक है जी। लेकिन जब इस करंट को इंक्रीजिंग कर दिया जाए या डिक्रीजिंग कर दिया जाए, इस करंट का मतलब होता है चार्जेस, अगर इन चार्जेस या मैं बोलूं करंट की वैल्यू चेंज किया जाए, वेरी करवाया जाए, वेरिंग करंट, ठीक है ना, चेंजिंग करंट बोलूं, वेरिंग करंट बोलूं, तो क्या मुझे एक बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। अब करंट आप बदल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। मतलब वेरिंग करंट जो है ना, वेरिंग करंट जो है, अब करंट की जो वेरिंग मतलब इसकी डायरेक्शन या इसका मैग्नीट्यूड, वेरिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगी? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरी करने का मतलब है या तो उसकी डायरेक्शन बदले या उसका मैग्नीट्यूड बदले या दोनों बदले। अब याद करो, किसी कोइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाए, मतलब उस कोइल से अगर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज किया जाए तो होगा क्या? उस कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। और जब जब किसी कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर याद करो, फैराडे भाई साहब को याद करो। फैराडे भाई साहब ने बोला था जब जब किसी कोइल से
एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, या मैं बोलूं कि एक इंड्यूस्ड करंट जो आएगी, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट बोल सकता हूं या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकता हूं, या मैं से बोल सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? क्योंकि देखो ईएमएफ का मतलब क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य ही तो होता है। भाई ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है किसी सर्किट के कंप्लीट क्लोज पाथ में एक कूलम्ब चार्ज को या एक वन यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट उस पाथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य। अब ये कार्य किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करता है क्या? हाँ, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ। तो ये हमें मिला, मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो सारी चीजें थी ये कौन पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भाई साहब, इसकी स्टडी कर रहे थे। और पढ़ते 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 उनको एक दिमाग में एक आइडिया आया, वेरिंग करंट, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन क्या प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वहां पर। अरे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब कोई तो होगा सोर्स। वो ईएमएफ जो कौन दे रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे वो इनकी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, इनकी स्टडी कर रहे थे। अच्छा, इसको हम एक इक्वेशन में डिफाइन करना चाहें, यदि मैं बात करूं फैराडे लॉ की, फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर मैं इसको इक्वेशन में डालना चाहूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मतलब वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सही बात है कि नहीं है, वेरिएशन, ठीक है ना, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है जी, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, देखो अभी बताते हैं। वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमने एक इक्वेशन बताई थी, जब जब मैग्नेटिक फील्ड को जब आप चेंज करते हो, याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, ईएमआई में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता हो तो हमारे पास एक ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, इंड्यूस्ड अपने पास डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, कंटूर, और ये हो जाता था माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। यस, ये इक्वेशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता की थी, जो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, ये तो याद है, अरे ये तो याद है फैराडे भाई साहब की इक्वेशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था। अब ये सारी बातें कौन देख रहे थे, सारी बातें देख रहे थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने ये बोला कि देखो स्टडी करंट है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेरिंग करंट जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बोला कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, इस प्रकृति में, इस डुअलिटी में, प्रकृति क्या होती है, द्वैतात्मक होती है, सुख है तो दुख है, दिन बनता है तो रात भी बनती है। जब एक वेव पार्टिकल नेचर बिहेवियर शो कर सकती है तो क्या पार्टिकल वेव नेचर को बिहेव शो नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। ऐसे ही इन्होंने बोला, उन्होंने एक आइडिया लिया, उन्होंने बोला कि भैया
जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो सकता क्या? उन्होंने एक जनरल इंटरप्रिटेशन रखी और उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी बताया जो हम अब बताऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है क्या, और उन्होंने पाया कि यस दिस इज 100% पॉसिबल, और यही ब्रेक थ्रू था। देखो उन्होंने बोला कि जैसे इस प्रकार की कोई इक्वेशन मिलती है वैसे ही कुछ इस प्रकार की भी इक्वेशन होनी चाहिए कि बी वेक्टर डॉट डी एल एक इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिले। कैसे? एक इस प्रकार की कोई इक्वेशन हो, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, व्हाटएवर कोई कांस्टेंट आ सकता है, और यहाँ पर डी फाई ई अपॉन डी टी हो जाए, ऐसी कोई इक्वेशन मिलनी चाहिए। और हम कैलकुलेट भी करेंगे, बताएंगे कि यस इस इक्वेशन को हमें मिला। देखो वास्तव में जो इक्वेशन होती है जो हमें मिली थी वो इक्वेशन ऐसे मिली थी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कंटूर, ठीक है ना, और ये हमें मिला था म्यू नोट अपसाइलन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये मिला था इक्वेशन। और उन्होंने बताया कि यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज करें देन वी कैन गेट electric field, induced electric field, then it should also possible that whenever we change in the electric flux या electric field, then we must get the magnetic field, induced magnetic। और हुआ भी, ये इक्वेशन जो थी मैक्सवेल भाई साहब ने दी, मैक्सवेल जी ने ये इक्वेशन दी, और उनका कंट्रीब्यूशन इसी इक्वेशन के लिए बहुत ही शानदार। हम बातें करेंगे, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, वो अभी आएंगे उस बात के ऊपर। लेकिन मैं और बात बताऊं, ये तो चलो उनकी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कैसे इक्वेशन आई, कैसे क्या हो गया। लेकिन मैक्सवेल ने एक और बात बताई, मैक्सवेल ने एक नई चीज़ बताई डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, जो हम बताएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ में मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने बताई? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेप्ट बताई इन्होंने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इन्होंने बता दिया था। इन्होंने फिर ये बताया कि भैया लाइट जो है ना वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। लाइट इज ऑल्सो एन EMW, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने बताया उस टाइम की बात है जब सब गड़बड़ हो रहा था कि लाइट वेव है, पार्टिकल। मैंने बताया था क्वांटम फिजिक्स में हमारा जो उसमें चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव, उसकी डिबेट चल रही थी, ठीक है ना। तो न्यूटन साहब आए थे, उनकी फेल हो गया। हाइगन साहब आ गए थे, ठीक है ना, हाइगन साहब आ गए थे। उसके बाद में जब फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पर एक मशीन आई जो वेव की स्पीड चेक कर सकती है, और उन्होंने बताया कि हाँ कि लाइट की जो स्पीड है वेव वही स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। तो उसी के समकालीन है ये सारी बातें। तो लाइट इज एन ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्होंने बताया, सभी के बारे में बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है ना। ये उन्होंने बात बताई। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुई, ये इक्वेशन कैसे आई, ये यहाँ से कैसे आई, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताने वाला हूँ। पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से। और ये जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है इसको, नोट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो लिखो जरा जल्दी से। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। वो इक्वेशन मैक्सवेल ने कैसे ड्राइव कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता। भाई कैसे, हाउ बताऊं मैं? तो देखो एक बहुत ही स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग।
मैक्सवेल साहब ने एनालिसिस किया किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। उन्होंने 4 इक्वेशन दी थी, उन्होंने वो मैंने लिखा नहीं, एम्पियर ने अपनी 4 इक्वेशन दी थी, वास्तव में तो 4 क्या दी थी, उन्होंने एक बस करेक्शन किया था जो हम देखने वाले हैं, बाकी तो 3 इक्वेशन जो हैं, 3 इक्वेशन जो पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटोस्टैटिक्स से लिया है। गोस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गोस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये लिया था। थर्ड इक्वेशन जो अपने पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आ जाती है। फोर्थ इक्वेशन अपने पास इसमें करेक्शन कर लिया था एम्पियर सर्किट लॉ से। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया। कैसे? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने, एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने, सर्किटल लॉ को उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया। कैसे किया? एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने एनालिसिस किया चूंकि हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ होता है कि किसी भी क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट प्रेजेंट या गोइंग थ्रू दैट क्लोज पाथ, यानी म्यू नॉट आई इनसाइड। इनसाइड मतलब वो करंट जो अंदर से जा रही है उस क्लोज सर्किट के, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो थी उन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बोला दिस इज इनकंसिस्टेंट, असंगत है, दिस इज इनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये इन्होंने बोला ये असंगत है, इनकम्पेटेबल है। कैसे, क्या बात हो गई भाई? इक्वेशन उन्होंने बोला, एम्पियर ने तो बोला कि मैंने पता है कितनी, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे दिया आपको, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ले लो, एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ठीक है। कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लो, करंट डेंसिटी की मैंने एक्सप्लेन दे दी सब कुछ। और आप ये बोल रहे हो मैक्सवेल भाई साहब, आप ये बोल रहे हो कि ये गलत है इक्वेशन। उन्होंने बोला गलत नहीं है, इनकंसिस्टेंट है किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, अगर ये आपकी इक्वेशन सही है ना, तुम मेरा जवाब दो। बोलो हाँ मेरी इक्वेशन सही है, मैं जवाब दे दूंगा। बोलो बताओ। तो उन्होंने बोला एक बात बताओ। हाँ बोलो। उन्हें बोला ले एक कैपेसिटर लो। बोले ठीक है एक कैपेसिटर ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला एक कैपेसिटर लिया मैंने। बोला एक कैपेसिटर ले लिया कुछ इस प्रकार से, एक कैपेसिटर ये लिया, एक कैपेसिटर मैंने ये लिया, ये इस प्रकार से उन्होंने कैपेसिटर ले लिया। बोला ठीक है। और उस कैपेसिटर में आप करंट को दौड़ाओ, करंट को फ्लो करवाओ। बोला ठीक है करंट को फ्लो करवाओ। ये जो करंट है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, टाइम के साथ वेरी कर रही है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग करंट है। उन्होंने बोला ठीक है कर दो, देखते हैं आप सही बोल रहे हो मेरा सही। उन्होंने बोला जैसे जैसे करंट जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो चार्ज भी बढ़ेगा, इसके ऊपर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये करंट ऐसे फ्लो हो जाती है, हमें पता है इतनी बातें, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसे फ्लो होता है, ये होता है ना भाई कैपेसिटर में, ठीक है, करंट वेरी कर रहा है। उन्होंने बोला कि अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ। बोला ठीक है लगा लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना है, इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करोगे आप, एक क्लोज पाथ ले लोगे। यही तो करते हो, अरे यही तो करते हो ना। इस पॉइंट पी के ऊपर आप क्या ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो ना, इस इक्वेशन से। बोला ठीक है निकालो। तो उन्होंने बोला कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो उन्होंने बोला ठीक है लो। तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन टू टी, ठीक है ना। ये वेरिंग करंट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो ये क्लोज। बोले ठीक है।
तो यहाँ पर जब dl जब चलूंगा, मान लो इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, इसकी रेडियस कितनी r है, कैपिटल R। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो b को तो मैंने बाहर ले लिया और ये हो गया 2πr dl और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I इंटू टी, और मजा आ गया। बोला आ तो गया, तुम खामखा ये बोल रहे हो कि ये गलत है इक्वेशन। बोला आ तो गया। बोला रुको जरा, ये इक्वेशन क्या कहती है, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ से, जो क्लोज पाथ है, जो सरफेस बन रही है, उस सरफेस से जो मैग्नेट, जो करंट जा रही है, ये करंट कौन सी करंट होती है, उस सरफेस से गुजरने वाली करंट। अरे भैया ये जो करंट होती है I इंटू टी, जो ये जो I इन होता है, इनका ये क्या मतलब होता है, उस सरफेस से गुजरने वाली करंट होती है, इस सरफेस से गुजरने वाली करंट होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है ये तो होती है। अब आपने ये तो नहीं बताया कि कोई भी सरफेस लो। हाँ कोई भी सरफेस ले सकते हो, इसका ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सरफेस केवल प्लेनर हो, कोई भी सरफेस हो सकती है। ये जो इक्वेशन है, आपको पता है ये इक्वेशन जब हमने बताया था कि जब ये इक्वेशन होती है तो हमने बोला था कि आप जो है किसी भी एक लूप के अकॉर्डिंग आप उसका dl बी वेक्टर डॉट dl निकालो, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर जब निकालो एक पूरे एक पाथ के अकॉर्डिंग, तो उसमें से गुजरने वाली जो करंट है ना, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन हो, ठीक है ना, इस प्रकार से हो, ये जो सरफेस होती है इस सरफेस से तो गुजरती है करंट, मतलब करंट गुजरने वाली है इस सरफेस से। अब सरफेस कोई भी नेचर की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाए, गुजर तो अभी भी रही है ना, गुजर तो अभी भी रही है, करंट गुजारनी है ना, आई इनका मतलब उस सरफेस से करंट गुजारनी है। बोला ठीक है गुजारनी है। तो उन्होंने बोला सरफेस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सरफेस के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उन्होंने मैक्सवेल साहब ने बोला कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं इस पाथ को, क्लोज पाथ को तो मैं रखता हूँ। बोला रख ले इस पाथ को, लेकिन मैं सरफेस को कुछ इस प्रकार से लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। ये मैंने एक मटके की टाइप की एक सरफेस ले ली, ये सरफेस ले ली मैंने। बोला ले ले, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। और इस पाथ के अलोंग मैंने क्या किया, लगाया बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इस पाथ के अलोंग लगाया, ठीक है ना। तो बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इस पाथ के अलोंग बनाया। अब देखो क्या होगा, उन्होंने बोला कि अब लगाओ। बोला लगा ले, अभी भी सही आएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में जब उन्होंने लगाया बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्लोज पाथ उस पॉइंट P के लिए, म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई इंटू टी। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा बी इंटू 2πr। बोला ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू टी। मैक्सवेल ने बोला वेट 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 वेट, ये वो करंट होती है जो उस सरफेस से गुजरने वाली होती है, वो करंट ही तो होती है आई इंटू टी, जो टोटल करंट होती है सरफेस से गुजरने वाली। लेकिन मुझे ये बताओ, टेल मी दैट हियर नो एनी करंट इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। उन्होंने बोला कैसे कैसे कैसे, भाई करंट ऐसे जाती थी तो ऐसी सरफेस लो, चाहे आप ऐसी सरफेस लो, ठीक है ना, करंट तो जाती थी, करंट तो जाएगी, थोड़ी आगे से होकर जाएगी, लेकिन करंट को तो जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो कोई करंट ही नहीं जा रही। उन्होंने बोला अच्छा। बोला हाँ बात तो तुम्हारी सही है, यहां पर तो हर सिचुएशन में करंट जाती है, ऐसे कर लो चाहे कितनी भी बड़ी कर दो, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जा रही है करंट। पाथ क्लोज बनेगा कि नहीं बनेगा? बोला बनेगा। तो उन्होंने बोला कि अब मुझे ये बता कि इसमें तो करंट जीरो है, इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रही, पास हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ पर आई टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होना चाहिए। बोला होना चाहिए फिर तो उन्होंने बोला बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बोले होनी चाहिए। तो जब बी की वैल्यू जब जीरो होनी चाहिए और यहाँ पर बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ रहा है, किसी पॉइंट पी के लिए है ना, उसी पॉइंट पी के लिए मैंने लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोले लिख सकता है। तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है या इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई टी अपॉन 2πr आ रही है, कौन सा सही मानूं? तो फिर
एम्पियर ने तो माथा पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि ओरी मोरी मैया यो के हो गयो, वो तो गड़बड़ हो गयो। तो फिर क्या करें, अब गड़बड़ हो गया है। तो ये जीरो वेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट IT अपॉन 2πr आ रहा है। ये कौन सा सही मानूं मैं? दिस इज कॉल्ड इनकम्पेटेबल सिचुएशन, इनकंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई इनटू टी, ये जो है ये गलत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में ये इनकंसिस्टेंट है। क्या सही है क्या गलत है? उन्होंने बोला कि क्या करूं, अब मैं फंस गया। एम्पियर ने तो बोला कि मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी तुमने। कहाँ से लोग आ जाते हैं, नए नए उठ खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि ये गलत है ये गलत है। जैसे रदरफोर्ड ने बोला था अपना लॉ, रदरफोर्ड की जो इंटरप्रिटेशन थी एटम के बारे में, उन्होंने बोल दिया था, लेकिन फिर नील बोर साहब आ गया, फिर नील बोर को ख़त्म कर दिया फिर अपने क्वांटम थ्योरी ने, ठीक है ना। मल्टी चार्जेज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्जेज के लिए अप्लाई होता था बोहर्स लॉ, लेकिन बाद में फेल हो गया। ऐसे ही अब ये मैक्सवेल आ गया मेरी ज़िंदगी में काल बन करके। तो बोला कि अब क्या करूं? तो मैक्सवेल ने बोला कि मैं बताता हूं तू क्या कर। मैक्सवेल ने अपना दिमाग दौड़ाया और मैक्सवेल ने एक नया दिमाग लगा करके, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि खोजी दिमाग, ठीक है ना, वो लगा करके उन्होंने एक बोला कि देख ये करंट, हालांकि अगर मैंने तो दूसरी सरफेस ली ना, सेकंड सरफेस ली, अगर इस सरफेस से करंट IT गुजर जाए, ये बात तो सही है, ये बात तो मानता कि नहीं मानता? सही है। बोला हाँ ये तो होता ही है, यहाँ से करंट IT गुजर गई सरफेस से, इस सरफेस से करंट IT गुजर गई, ये पहली सरफेस है, ये सरफेस पहली सरफेस है, और ये जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस है। तो ये तो पहली सरफेस है, ये तो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है ना, ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट सरफेस है, और ये अपने पास उन्होंने बोला सेकंड सरफेस, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अगर इस सेकंड सरफेस से करंट IT गुजर जाए, अगर IT की वैल्यू 0 ना होती तो ये सही होता। बोला हाँ सही होता। अब IT नहीं गुजर रही तो क्या गुजर रहा है इससे? तो उन्होंने दिमाग लगाया, यार क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब चार्जेज आ रहे हैं, चार्जेज की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कैपेसिटर के ऊपर चार्जेज यानी +Q -Q ये बढ़ रहे हैं। अब +Q -Q चार्जेज जब बढ़ रहे हैं ना, ऐसे उन्होंने बोला कि कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ से करंट IT है वो बढ़ रही है, यहाँ पर प्लस चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और रेट ऑफ जो चार्ज है यानी IT जो है मैं बोल दूँ dQ/dt जो है, ये जो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर मान लेते किसी टाइम पर +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज है। बोले ठीक है ये तो हो रहा है। उन्होंने बोला कि एक बात तो है यार, इस सरफेस से करंट तो नहीं जा रही, लेकिन एक चीज जा रही है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला हाँ यार बात तो सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? इस सरफेस से, ये इस सरफेस से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है क्रॉस करके? ये 3 डायमेंशन में यार, प्लेट ऐसे है, ये प्लेट ऐसे है भाई, और यहाँ से मैंने वो सरफेस ली है ऐसे, तो इससे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ भी रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला तू कर कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज लिख। तो उन्होंने बोला ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना? पहली बात तो φE = होता है E/A, एरिया उसी डायरेक्शन मान लेते हैं तो E/A हो गया। अच्छा E की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, ठीक है ना, वैक्यूम की बात करूं तो σ/ε0 होता है × A। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बात करूं तो Q/ चार्जेज कितने हैं, चार्ज डेंसिटी जो होता है Q/ एरिया A/A∈0। सही है? बोला हाँ बात तो सही है तुम्हारी। तो जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स लिखो। बोला लिख लिया, dφE/dt।
तो ये ए से तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या 1/ε0 dq/dt। बोला हाँ। अब बता dq/dt कितने है, dq/dt तो IT है ना। बोला हाँ यार बात तो सही है। तो IT की वैल्यू ये मिली ε0 d∅e/dt। ये करंट IT है, जो यहां पर तो करंट IT है, लेकिन इस सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, वो रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज इनटू ε0 के इक्वल है। ये बहुत ही गजब की इन्वेंशन हो गई, गजब की खोज हो गई। ये जो IT है ना ε0 d∅e/dt, ये गजब की चेंज हो गई यार। ये बोला कि ये तो अलग चीज है भाई, तूने तो कुछ गजब कर डाला। ε0 d∅e/dt, ये करंट और वो करंट सेम है, बस इस फ्लक्स में से वो करंट नहीं जा रही। मैं ये बोल सकता हूं कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, it is the rate of change of electric flux with time, it is the rate of change of electric flux with time, and if you multiply to the ε0, then it becomes like same current that is passing through the wire. But here there is no any physical wire, so what happens, what can we say here, that the current is not physically, but it appears in the form of changing of electric flux d∅e/dt into ε0। उसने बोला गजब हो गए भैया, आप तो ये तो गजब कर दिया आपने। लेकिन उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में ना, सेकंड वाले सरफेस में, यहां पर ये वाली करंट तो नहीं है क्योंकि वायर नहीं है, लेकिन ये करंट तो है, और करंट ये और वो दोनों इक्वल है। तो उन्होंने बोला कि इस अंदर वाले के लिए इनसाइड ऑफ कैपेसिटर में अगर मैं ये लगाऊं B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू μ0 टाइम्स इनटू IT, तो IT क्या आएगा, ये आएगा ना IT। हाँ, μ0 ε0 d∅e/dt, ये जो इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन है जो हमने शुरुआत में इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर हमने बोला था ये खोज की गई है मैक्सवेल साहब ने ये खोज की गई है, मैक्सवेल साहब ने ये खोज कर दी। अब इसको इरेज कर रहे हैं मैं यहाँ से। मैक्सवेल साहब ने बोला कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जनरलाइज करूं, ये वाली पहली इक्वेशन और उस दोनों इक्वेशन को अगर मैं इनको जनरलाइज करो, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिखो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर को, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, उसको ऐसे लिखो μ0 टाइम्स I इंटू टी है। बोला हाँ, प्लस आपको एक और लिखना पड़ेगा μ0 ε0 d∅e/dt। अब ये जो इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन बनी दी लेजेंड इक्वेशन, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। अब देखो, इस इक्वेशन की मैं बात करूं, इस वायर के लिए, इस पॉइंट P के लिए, इस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए यदि मैं बात करूं, तो मुझे बताओ कि इस फर्स्ट सरफेस के लिए क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है? जी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो गया। इस पहली वाली सरफेस के लिए केवल और केवल करंट जा रही है I इंटू टी जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। सही है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बात है सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। नेट चार्ज अपने पास 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पर वायर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। इस वायर के चारों ओर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज है क्या? नहीं है जी, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है एक तरह से, ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर इस सरफेस के बजाय अगर मैं ये वाली सरफेस लूँ जो इस प्लेट के अंदर से जा रही है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई करंट तो नहीं है IT अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर IT नहीं है, तो यहाँ पर IT 0 हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन
काम कर जाएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो करंट है टोटल करंट है वो कंटिन्यूस है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जब इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रख लेना इस वर्ड को, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये क्या है? ये कंडक्शन करंट है। ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये कंडक्शन करंट। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, शानदार जी, मज़ा आ गया, वाह जी वाह। अच्छा जी, मतलब वायर में जब करंट आई तो आईटी थी, कंडक्शन करंट थी। जैसे ही कैपेसिटर आया, उस कैपेसिटर में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो गया, तो ये वाली इक्वेशन काम करने। और ये दोनों इक्वल है, ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों इक्वल है। एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी जो है, डी फाई ई अपॉन डी टी आई टी के इक्वल है कि नहीं है? चेक कर लो ना यार। डी अपॉन डी टी फाई इज इक्वल टू ई बोले तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। और ए हो गया, अब देखो ए से कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी क्या बना? क्या आई टी नहीं बन रहा क्या? तो ये वाली जो करंट है आई टी और ये एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी, अब डिस्प्लेसमेंट के दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल हैं तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इस सरफेस के लिए निकाला और इस सरफेस के लिए निकाला, दोनों के लिए सेम वैल्यू आती है। हाँ, दोनों के लिए सेम वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि यस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल कंडक्शन करंट के कारण ही प्रोड्यूस नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें। अगर किसी रीजन में करंट नहीं फ्लो हो रही है, करंट जीरो है, और उस रीजन में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर विल बी in magnetic field, induced magnetic field, there will be a induced magnetic field। सही बात है, सही बात है। अच्छा, यहाँ पर चलो बताते हैं, पहले इसको नोट करना जल्दी से, इसको इंक भी फिल कर लेते हैं। चलो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है, ये वाला, अब चेक करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे क्या होगा। तो डायरेक्शन देख लेते हैं ना। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। किसी वायर के कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, जो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज है, उसके कारण बनेगा। तो देखो, अगर मैं बताऊँ, चलो यहाँ को इसको इरेज करते हैं। देखो, ठीक है, इस पॉइंट P की बात कर रहे थे, और एक और पॉइंट ले लो अंदर, Q पॉइंट ले लो अंदर, ये वाला पॉइंट Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P के चारों ओर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा जनरेट? वायर की तरफ, अपने वायर की जो करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखेंगे और फिंगर को क्या कर करेंगे, वो डायरेक्शन आ जाएगी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर करंट की बजाय क्या आ गया? चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो यहाँ पर भी कैसे हुआ है? सेम मैनर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मैं इसका क्रॉस ऐसे दिखाऊं, अगर मैं इसका ये टॉप व्यू, यदि मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं इसका, ठीक है ना, अगर मैं ये यहाँ से देखूं कि क्या हो रहा है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की तरफ बनाऊं, कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं ना,
एक ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्रॉस से दिखाया मैंने, ठीक है ना, और ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है इस प्रकार से, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है, मतलब इस फ्लक्स, इस एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो चेंज हो रहा है। तो इसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा इस प्रकार से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई, ऐसे, ठीक है, सही बात है। ठीक है, ये वाला, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो बनता है। तो फाइनली हम कंक्लूड ये कर सकते हैं भाई कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मतलब किसी सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस सरफेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सिमिलरली जब जब किसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और यही जो सारा फिनोमिना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो परिवर्तित रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और जो वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये जो वाइब्रेशन हैं वो चलते रहते हैं और एनर्जी को कैरी करते हैं थ्रू आउट दिस स्पेस और एनी मीडियम। और इसी घटना को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो वेव क्या होता है, वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को कैरी करता है वही तो होता है वेव। तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब यहाँ पर डिस्टर्बेंस किन किन के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस स्पेस में। तो ये जो घटना है एक डिस्प्लेसमेंट करंट की, और जो एम्पियर, वो फिर वो जो नियम बना ना, जो बाद में जो नियम बना, हमारे पास जो नियम बना, वो जो इक्वेशन बनी, यानी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जो वो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, म्यू नोट टाइम्स आई प्लस म्यू नोट अपसाइलन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है ना। इस इक्वेशन को फिर फाइनल बोला जाने लगा एम्पियर, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल भी तो इन्होंने थोड़ा एडिट कर दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको फुलफिल कर दिया इसको। तो फुलफिल किसने किया, मैक्सवेल साहब ने। इक्वेशन किसकी थी, एम्पियर की थी। तो इस इक्वेशन को बोला जाने लगा एम्पियर, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, ये वाली मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बोला जाने लगा। मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बोला जाने लगा इस इक्वेशन को, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास डिस्कशन, ओके। अब इतना हमने बताया आपको जो मोटा मोटा कि कैसे एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होती है, कैसे उसका करेक्शन किया, और कैसे जो है मैक्सवेल साहब ने बताया अपना ये वाली करेक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। अब हम बातें करेंगे आगे मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ तक तो हमने जो डिस्कस किया वो हो गया, ठीक है। अब हम आपको आगे बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उससे पहले कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको फिजिक्स पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।